नमस्कार मित्रों, मैं शिव कुमार आपका स्वागत करता हूं एस कुमार क्लासेस के अंदर। हम हिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी 2022 आरओ की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 140 क्वेश्चन हैं वो जीके एंड जीएस से आते हैं, 60 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। तो धीमे धीमे करके एक एक टॉपिक को समझते जाएंगे और उसके बाद मैं हिंदी के भी सेशन की कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और ये जो मैं कंटेंट अपने खुद हाथों से ही टाइप करता हूँ और बहुत सारी किताबों को मिला करके कंटेंट छाँट के बना रहा हूँ, जिससे क्या है कि कंटेंट के लिए इधर उधर परेशान ना होना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कंटेंट मिल सके। दूसरा, सिर्फ आरओ में ही नहीं, अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लोअर पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में ज़्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूछे जीके एंड जीएस ही मेजर पार्ट में आता है। और इसके बाद में प्लस करंट अफेयर होता है, तो करंट अफेयर के बारे में देखते हैं थोड़ा, अगर टाइम मिलेगा तो उसके बारे में भी सोचूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम हिस्ट्री की जर्नी शुरुआत करते हैं। पहले हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। एंशेंट को मैंने सबसे आखिरी में रखा है। और अगर आपको आपका प्यार मिला तो ये जर्नी जारी रहेगी आगे, और कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन इसमें से छूटे ना। हालांकि मैंने जैसे ये वीडियो बनाया है, इसमें पीडीएफ बनाई है और इसके द्वारा इसमें मैं क्वेश्चन भी बनाने की पुटअप करने की कोशिश करूँगा नए वीडियो के अंदर पीडीएफ के रूप में। और अगर किसी को चाहिए होगी, अगर पीडीएफ के लिए भी होगा, तो मैं इस पूरे कंटेंट को जो मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है, इसे एज ए पीडीएफ के रूप में मैं ऑनलाइन डाल भी दूँगा, तो आप लोगों को ये कंटेंट मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार मिला तो वो भी काम किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुस्लिम आक्रमण से। तो भारत पर सबसे पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं मुल्तान पर किया गया था। इससे पहले भारत में 2 और आक्रमण किए गए थे, लेकिन वो असफल आक्रमण हुए थे, इस वजह से उनके बारे में कोई खास जानकारी ज़्यादा मिल नहीं पाती। पहला आक्रमण खलीफा उमर ने किया था 636 ईस्वी में बम्बई के पास थाने में। दूसरा आक्रमण खलीफा उस्मान ने किया था 647 ईस्वी में, लेकिन वो भी असफल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम था, वो ईरान के शासक अल-हज्जाज का सेनापति था और सिंध और मुल्तान का शासक उस समय राजा दाहिर था। इसके युद्ध आक्रमण का एक कारण बताया जाता है कि उस समय जो दाबोल बंदरगाह था सिंध में, और वहाँ से बहुत सारा व्यापार किया जाता है, तो कहा जाता है कि ईरान के शासक का एक जहाज़ दाबोल बंदरगाह के आसपास कुछ डाकुओं ने लूट लिया था। तो उन्होंने राजा दाहिर से बोला कि इनको कुछ सज़ा दी जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने इसकी वजह से उन्होंने इस पर आक्रमण किया। तो कासिम ने जो हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था वो मकरान तट के रास्ते आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था, तो मकरान तट के रास्ते से आक्रमण किया था। इसके बाद में जो कासिम और दाहिर का युद्ध हुआ था उसे राबुर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजा दाहिर मारा गया था। कासिम आगे बढ़ा और उसने ब्राह्मणवाद या बेहमनाबाद पर वहाँ पहुँचकर राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह को पराजित किया तथा आगे बढ़ के अरौर पर अधिकार कर लिया। उस समय सिंध की जो राजधानी थी वो अरौर थी, तो उन्होंने सिंध पर अधिकार कर लिया। अच्छा, वहाँ पे जब उसने अधिकार कर लिया तो वहाँ के रहने वाले जो ब्राह्मण थे और बौद्ध थे, उनको जिम्नी कहा गया। तो ऐसा जिम्नी का मतलब होता है ऐसी जनता जो मुस्लिम शासक को स्वीकार करती है और जजिया देने पर सहमत है। इन चीज़ों का उल्लेख उस समय के एक अज्ञात राइटर द्वारा लिखित ग्रंथ चचनामा में मिलता है, और इसके अलावा दूसरा यात्री बिलादूरी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया फतेह उल बुल्दान, इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो मैंने आपको जिम्मी के बारे में बता दिया। जिम्मी भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। अब इसमें एक शब्द आया है जजिया, तो थोड़ा जजिया के बारे में जान लेते हैं। जजिया क्या होता है? जजिया एक कर होता है। कासिम ने हिंदू और बौद्ध दोनों पे जजिया कर लगाया, लेकिन सभी वर्गों पे नहीं लगाया था। सभी वर्गों का मतलब महिलाओं को, अपंगों को, ब्राह्मणों को छोड़ दिया गया था, इसमें छूट दे दी गई थी। इसके अलावा फिरोज शाह पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 में फिर से इसे लगा दिया था। जजिया को संपूर्ण रूप से समाप्त करने का श्रेय मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को जाता है। इसके बाद में हम जानते हैं कि काफ़ी समय तक आक्रमण नहीं हुए। उसके बाद जो पहला आक्रमण किया गया था वो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था हिंदुस्तान में। तो महमूद गजनवी से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं इसने क्या क्या किया था। तो महमूद गजनवी गजनी का शासक था। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। वह भारतीय इतिहास में अपने आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके समकालीन 3 इतिहासकार थे। राइटरों को भी हम देखेंगे। इसके अलावा मैंने राइटरों की एक अलग से लिस्ट तैयार की है।
जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि राइटर से एक तरफ दे दी जाते हैं और किताबें एक तरफ दे दी जाती हैं और मिलान के रूप में पूछा जाता है। आर में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला राइटर है अल-बरूनी, इसका मूल नाम था अबू रेहान, इसे मुनज्जिम के नाम से भी जाना जाता था। गजनवी के साथ ये भारत आया था और लगभग 30 सालों तक ये भारत में रहा था। यहाँ पर रहकर इसने भारत के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था तथा गजनी लौट कर इसने उन सभी ग्रंथों के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की जिसे तारीख़ हिंद के नाम से जाना गया। इस ग्रंथ के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद, दोनों इसके अन्य नाम माने जाते हैं। अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी के हिंदुस्तानियों के निवासियों के जीवन की दशा का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उसने भारत में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई थी उसका भी विस्तार से चर्चा की है। दूसरा लेखक जो अलुत्बी मिलता है, यह महमूद का दरबारी इतिहासकार था। गजनवी के आदेश पर इसने तारीख़ यामिनी की रचना की। इसने इसकी रचना अरबी भाषा में की है। इसमें उसने गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख किया है। जो तीसरा लेखक मिलता है वो फिरदौसी है। यह भी महमूद का दरबारी कवि था और इसने शाहनामा की रचना की है। अब भारत के हम आक्रमणों के बारे में समझेंगे, इसने कितने आक्रमण किए। तो इसके कुछ प्रमुख आक्रमणों के बारे में हम देखेंगे जो पूछे जाते हैं, वहाँ के राजा भी पूछे जाते हैं या किसी युद्ध को क्या कहा गया है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। बहुत भारत को इसने लूटा था। ज़्यादातर ये आक्रमण धार्मिक स्थानों पर किया करता था। इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित लमगान के किले पर हुआ था। इसका जो दूसरा आक्रमण है 1001 ईस्वी में शाही वंशीय शासक जयपाल के खिलाफ हुआ, जिसे पेशावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका अगला मुख्य आक्रमण था 1006 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय मुल्तान का तत्कालीन शासक फतेह दाऊद था, उसको भी इसने पराजित करके मुल्तान पर कब्जा कर लिया। महमूद गजनवी का अगला प्रमुख आक्रमण 1009 ईस्वी में पंजाब पर हुआ था। इस समय पंजाब का शासक आनंद पाल था। तो 1009 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसे बेहंद के युद्ध के नाम से जाना गया। आनंद पाल की इसमें हार हुई थी। 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से ये असफल रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कश्मीर पर कब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, या ऐसे भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आक्रमण था जो असफल रहा था। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 1018 ईस्वी में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत पे सबसे प्रमुख आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पे माना जाता है, जो गुजरात में स्थित है। यह शिवजी का मंदिर है और उस समय गुजरात का शासक भीम फर्स्ट था। गजनवी का अगला आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध पर हुआ था और उसका उद्देश्य वहाँ के लोगों को दंडित करना था। दंडित करना था कि जब ये सोमनाथ के मंदिर से धन लूट करके लेके जा रहा था तो सिंध के कुछ डाकुओं ने इसको घेर लिया था और इससे कुछ धन लूट लिया था। तो बस उसी वजह से इसने उन लोगों को दंडित करने के लिए उसी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने ज़्यादातर है जो मंदिरों को निशाना बनाया था और वहाँ मूर्तियों को तोड़ा था। तो इसे महान बुद्ध शिकन के नाम से या मूर्ति भंजक के रूप में पेश किया है इसने अपने आप को। तो इसे मूर्ति भंजक या महान बुद्ध शिकन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। महमूद गजनवी ने कुछ सिक्के भी चलाए थे। शासक था ये गजनी का, लेकिन जब शासक है तो थोड़ी बहुत जानकारी भी है। तो इसने पश्चिमोत्तर भारत में कुछ सिक्के भी जारी किए थे। अरबी और शारदा दोनों लिपियों में अंकित थी। नंदी बैल का चित्र भी अंकित है और श्री सामंत भी लिखा हुआ है। मीन्स ये जानता था कि अगर कहीं जाना है या राज्य करना है, पश्चिमोत्तर भारत की बात कर सकते हैं तो हम, जैसे इसने मुल्तान पे अधिकार कर लिया था या पंजाब पे अधिकार कर लिया था, तो वहाँ पे थोड़े सिक्के चलाए और वहाँ की जनता जो थी ज़्यादातर हिंदू थी, तो इसे बैलेंस बना के रखना था। इसलिए इसने दोनों तरह के सिक्के के ऊपर दोनों चीज़ों को रखा, जिससे कि जनता के बीच आक्रोश ना फैले। तो ये आज का टॉपिक हो गया। आगे हम मोहम्मद गौरी को देखेंगे, इसके बारे में मैं अभी जानकारी जुटा रहा हूँ। धन्यवाद।